तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये टॉपिक आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी से हमने उठाया है। क्यों उठाया है? क्योंकि नई एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा सा मैं आज धीरे भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके नोट्स आपके लिए बनाने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर तो एनसीईआरटी से आना है, पर कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर भी आ सकते हैं। तो एक टॉपिक जो मैं आपको ले रहा हूं, जो कि एक्चुअली बेसिक है और हर एक जेनेटिक्स के स्टूडेंट को वैसे भी पता होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूं या ये कर रहा हूं। ये टॉपिक आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा और बहुत चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चंस आ जाएं। तो हम बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स। सो हम जीन इंटरेक्शंस की बात करेंगे कि जीन किस तरह से दो जीन्स आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और ये उसका होमोलोग है, और अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक जीन ए है जिसकी एलील्स ए और स्मॉल ए है। ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। और मान लीजिए कोई और जीन है जो यहां पर लोकेटेड है, इसको हमने कहा बी और यहां पर हमने कहा मान लीजिए स्मॉल बी है। तो ये जो दो जीन्स हैं ये एलील्स शेयर नहीं कर रही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी क्रोमोसोम पर हो। ये हो सकता है कि ए क्रोमोसोम नंबर 1 पर है और लेट अस से कि किसी और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। यहां पर भी आप देख रहे हैं ये दोनों हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। सो जीन आपस में एलील्स को शेयर नहीं कर रही हैं। अब हम देख रहे हैं क्या ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिनोटाइप। सो कई बार क्या होता है कि फिनोटाइप के प्रोडक्शन में एक जीन नहीं, कुछ जीन्स मिलकर के काम करती हैं। कई बार एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप को असर कर सकती है और एक जीन जो कि नॉन एलीलिक है वो दूसरी जीन को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। इसे हम कह रहे हैं जीन इंटरेक्शन कह रहे हैं। बेसिक लेवल पर आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जो एक जीन इंटरेक्शन मुझे आपको पढ़ाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, इज एपिस्टेसिस। सो एक जीन इंटरेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है बेटे एपिस्टेसिस। सो एपिस्टेसिस इज अ टू जीन इंटरेक्शन। दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है, इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस। एक बात इस एपिस्टेसिस के बारे में बड़े ध्यान से समझिए। हमने ये कहा था कि ये एक जीन जिसमें यहां पर कैपिटल टी टॉलनेस की एलील है और यहां पर स्मॉल टी ड्वार्फनेस की एलील है। जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगी तो ये एक्सप्रेस करेगी फिनोटाइप में, ये फिनोटाइप में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसीलिए हमने कहा था कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। एनसर्कल नहीं करना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब जो मैं ये कह रहा हूं इसको दोबारा ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही जीन की एक एलील दूसरी एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। सो दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन द एलील्स ऑफ द सेम जीन। सो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस एक ही जीन की एलील्स के बीच के रिलेशनशिप है। हमने पहले भी कहा था कि डोमिनेंस कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी या ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, रिलेशनशिप है। लेकिन ये रिलेशनशिप किस में है? एक ही जीन की दो एलील्स के बीच में है। इसे हम कहेंगे द रिलेशनशिप वुड बी कॉल्ड एज डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये शब्द हमें फिर समझ में आ गया कि ये एक्चुअली एक ही लोकस पे प्रेजेंट दो एलील्स जो कि सेम जीन की हैं उनके बीच का इंटरेक्शन है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको। अब बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई और जीन इसको काम नहीं करने दे रही है, या मुझे बल्कि ये कहना चाहिए कि इसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पर असर डाल रही है। सो मान लीजिए कोई एक नॉन एलीलिक जीन इसके फिनोटाइप को नहीं बनने देती कैपिटल टी को, तो इसका मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, हम कहेंगे कि ये एपिस्टेटिक है। सो एपिस्टेसिस इज बिटवीन एलील्स दैट डू नॉट शेयर द सेम लोकस। नॉन एलीलिक जीन के बीच में इंटरेक्शन की बात बता रहा हूं, तो इसका मतलब इस जीन की कोई एलील
या तो कैपिटल टी को या स्मॉल टी को क्या नहीं करने दे रही है, अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं करने दे रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एपिस्टेसिस कह रहे हैं। सो जब मैं एपिस्टेसिस की बात करता हूं तो एपिस्टेसिस जैसा शब्द आप इसको एक तरह के एनालॉगस टर्म मान सकते हैं डोमिनेंस से, लेकिन डोमिनेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। और रिसेसिवनेस के लिए मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा हाइपोस्टेसिस। क्या करूंगा, हाइपोस्टेसिस। सो मान लीजिए ये इसको काम नहीं करने दे रही है तो ये एपिस्टेटिक है और ये हाइपोस्टेटिक है। सो पहले लेवल पर हमें यह समझ में आ गया कि डोमिनेंस, रिसेसिवनेस और एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस के बीच में डिफरेंस क्या है, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सो अब अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें तो एपिस्टेसिस दो तरह से हो सकती है, एक तो रिसेसिव और एक हो सकती है डोमिनेंट। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक अलील है कैपिटल ए और ये एक अलील है स्मॉल ए और यहां पर एक अलील है कैपिटल बी, यहां पर एक अलील है स्मॉल बी, मान लीजिए। अब हम ये कहते हैं कि यहां पर ये अगर डोमिनेंट अलील इसको काम नहीं करने दे रही, ना इसको अपना ट्रेट बनाने दे रही है ना इसको अपना ट्रेट बनाने दे रही है, तो हम इसे कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट अलील काम नहीं करने दे रही है। इसी तरह से मान लीजिए दोनों लोकस पर स्मॉल बी हो तो हम क्या कहेंगे कि स्मॉल बी काम नहीं करने दे रही है या रिसेसिव अलील काम नहीं करने दे रही है, तो हम इसे कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो आपको एक और बात समझ में आ गई कि रिसेसिव एपिस्टेसिस दो तरह का हो सकता है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो इस एपिस्टेसिस को समझने के लिए एक और चीज समझिए, यहां पर मैं इसका मॉलिक्यूलर बेसिस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जाकर के अलील फिजिकली इंटरफेयर कर रही है, बी जो है कुछ फिजिकल इंटरफेयर कर रही है, ए के रास्ते में अड़चन प्रोड्यूस कर रही है। ये एपिस्टेसिस होता कैसे है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है और हमने ये कहा कि इस ए का काम है कोई फिनोटाइप बनाना, लेकिन इस मेटाबॉलिक पाथवे में होता यह है कि ए पहले क्या प्रोड्यूस करता है, बी, और बी किस में कन्वर्ट होता है, सी, और ये सी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है और इस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को हम इसका एक्सप्रेशन मान रहे हैं ए का। अब मान लीजिए ए और बी को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए E1 और इसको एक एंजाइम चाहिए E2। आप जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन किसका मैनिफेस्टेशन है, जीन्स का मैनिफेस्टेशन है। सो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक जीन चाहिए G1, एक कौन सी जीन चाहिए, G1, और यहां पर कौन सी जीन चाहिए, G2, तभी वो क्या कर पाएगा, एंजाइम बना पाएगा। और अगर मान लीजिए ये दोनों कैपिटल जी हैं या कैपिटल G1 और एक रिसेसिव अलील भी है तो भी ये एंजाइम बनेगा। आप जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से मैं क्या कह रहा हूं। सो अगर यहां पर जीनोटाइप कैपिटल जी या कैपिटल जी या स्मॉल जी है तो ये अपने आप को जीन एक्सप्रेस कर पाएगी और इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये एंजाइम है जो ए को किस में कन्वर्ट कर देगा, बी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहां ये मानिए कि मान लीजिए दोनों होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स है यहां पर। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और ये क्या नहीं बना पा रहे हैं, E2 नहीं बना पा रहे हैं, तो ए ने तो अपना ए तो बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बी किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस लेट एक्टिंग जीन को हम ये कहेंगे कि ये इसके ऊपर एपिस्टेटिक है। सो आपको एपिस्टेसिस का मॉलिक्यूलर बेसिस समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर पाथवे में जो बाद में एक्टिंग जीन्स हैं वो जनरली क्या हो सकती हैं, एपिस्टेटिक हो सकती हैं, जिसकी वजह से पहली एक्टिंग जीन क्या हो जाएगी, हाइपोस्टैटिक हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि ये E2 नहीं बन रहा है तो B C में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और A का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन था वो आपको नहीं दिख रहा। किसकी वजह से, B की वजह से नहीं दिख रहा है, इस G2 की वजह से, क्योंकि वो एंजाइम E2 नहीं बना पा रही है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस एपिस्टेसिस को समझने के लिए हमें एक बार दोबारा डाइहाइब्रिड क्रॉस पर जाना पड़ेगा। सो हम अगर उस डाइहाइब्रिड क्रॉस को दोबारा देखें तो हमने ये कहा था कि जब आपने कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y किया था, ये दो राउंड येलो ट्रेट वाले प्लांट्स हैं, गार्डन पी प्लांट की बात हो रही है। सो आपने ये देखा था कि इसमें 9/16 राउंड येलो बने थे,
9/16 कैसे बने थे? राउंड येलो बने थे। और आपने देखा था 3/16 रिकॉम्बिनेंट्स थे, ये थे राउंड ग्रीन, और 3/16 जो थे वो थे रिंकल्ड येलो, और 1/16 हमने क्या कहा था? क्या है? रिंकल्ड ग्रीन है। अगर आपको ये बात याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो दोबारा देखिए। सो हमने कहा था कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो ये है। अब अगर मैं इस फिनोटाइप का जीनोटाइप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे यह पता है कि ये जो राउंड येलो है इसका जीनोटाइप R-Y- होना चाहिए। आप डैश में कुछ भी लिख लीजिए, कैपिटल R लिख दीजिए, कैपिटल Y लिख दीजिए, स्मॉल r स्मॉल y लिख दीजिए, ये राउंड येलो बनेगा। सो राउंड का मतलब है इसमें एक डोमिनेंट अलील ये है, और येलो का मतलब है इसमें एक डोमिनेंट अलील ये है। एक डोमिनेंट अलील होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये जो F2 के फिनोटाइप्स हैं इनके जीनोटाइप को प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अब अगर हम इस पर आए तो ये दिखने में कैसा है? राउंड है, तो मुझे पता है ये R- होना चाहिए, क्योंकि राउंड कैपिटल R भी हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ग्रीन है तो मैंने इसको लिखा कि ये स्मॉल y होगा। ये बात तय हो गई। अब अगर हम इस पर आए तो सेम आर्ग्यूमेंट से आपको समझ में आ गया ये क्या होगा? स्मॉल r y- होगा। और इसको अगर आप देखें तो ये बात तय है कि ये स्मॉल r स्मॉल y होगा। अब ये जो जीनोटाइपिक रेशो है इसको मैं एब्रीविएट करता हूं। एब्रीविएट कैसे कर रहा हूं? यहां पर तो मैं केवल ये लिख रहा हूं R-Y-, इसको मैंने एब्रीविएट नहीं किया, लेकिन मैं इसको एब्रीविएट कर रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? R- स्मॉल y। इसका मतलब ये है कि R के साथ आपका जो मन करे वो लिख लीजिए, लेकिन Y के साथ में क्योंकि मैंने कुछ और नहीं लिखा है तो दूसरा भी स्मॉल y ही है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसका मतलब इस लोकस पे दोनों अलील्स कैसी हैं? रिसेसिव हैं। सेम आर्ग्यूमेंट से इसको मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल R-Y-। इसका मतलब यहां आप जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए? रिसेसिव अलील स्मॉल r ही होनी चाहिए। और इसको मैं एब्रीविएट करूंगा RY। इसको हम कहेंगे एब्रीविएटेड जीनोटाइपिक रेशो ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो F2 जनरेशन के फिनोटाइप्स हैं उनका एब्रीविएटेड जीनोटाइपिक रेशो मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, और ऐसे लिखें कैपिटल A कैपिटल B, ये इस तरह से एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाए, इधर देख रहे हैं आप, तो हम ये कहेंगे कि इसमें 9/16 A-B- होगा, 3/16 A-B होगा, और 3/16 AB- होगा, और 1/16 AB होगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो मैंने इस चीज को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है इसे मैं एब्रीविएटेड जीनोटाइपिक रेशो ऑफ द फिनोटाइप्स ऑफ F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहा हूं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, इसको बड़े ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोड कलर इन माइस अगर हम देखते हैं तो दो पैटर्न बनते हैं। एक ए जीन इसको बेंडिंग पैटर्न को क्या करती है? कंट्रोल करती है, और इसमें एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है। इसकी वजह से जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं एगोटी, और इसकी वजह से जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं ब्लैक। इसका मतलब यह हुआ कि A- एगोटी होना चाहिए। सो इसका मतलब चाहे कैपिटल A हो या कैपिटल A स्मॉल a हो, क्या बनना चाहिए? एगोटी बनना चाहिए। और अगर ब्लैक बनना है तो ब्लैक पैटर्न केवल उसका मतलब यह हुआ कि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन यहां पर एक और अलील, एक और जीन जिसे मैंने बी कहा, जिसके भी एक डोमिनेंट अलील होगा, एक कौन सा होगा? रिसेसिव अलील होगा। इसकी जो रिसेसिव अलील है वो इस ए अलील पर एपिस्टेटिक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को स्मॉल बी, तो वो इसको एगोटी नहीं बनाने देगी और इसको ब्लैक नहीं बनाने देगी, और ऐसे सारे के सारे क्या बन जाएंगे? एल्बिनो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्बिनो। सो इस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। हमने कहा कि एक
जीन है ए, जो कि ये बैंडिंग पैटर्न के फिनोटाइप को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इसकी जो डोमिनेंट अलील है उससे पैटर्न क्या बनता है, एगोटी। जो रिसेसिव अलील है उससे पैटर्न क्या बनता है, ब्लैक। इसका मतलब एगोटी ए डैश होगा और ब्लैक स्मॉल ए होगा। लेकिन एक डिफरेंट लोकस पे एक और जीन है जिसे हमने बी कहा, जिसकी रिसेसिव अलील इन पर एपिस्टैटिक है। इसका मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो वो कैपिटल ए को क्या नहीं बनाने देगी, एगोटी, और स्मॉल ए को क्या नहीं बनाने देगी, ब्लैक। और ये सारे क्या बन जाएंगे, एल्बिनो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एल्बिनो बन जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसको उधर अपने एग्जाम्पल में रखने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, यहां पर आप ये समझिए, क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में स्मॉल बी काम नहीं करने दे रही है। तो स्मॉल बी यहां पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी, क्योंकि यहां पर अगर कुछ में स्मॉल बी है भी तो वो अपने आप को क्या नहीं करने दे रहा, वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रही होगी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। सो इसका मतलब अगर आप यहां पर देखें तो ये स्मॉल बी इसको एगोटी नहीं बनाने देगी। कायदे में ये अगर एगोटी बनना चाहिए था तो ये स्मॉल बी इसको क्या नहीं बनाने देगी, एगोटी नहीं बनाने देगी। और इसी तरह से अगर आप यहां देखें तो ये स्मॉल बी इसको ब्लैक नहीं बनाने देगी। फिर मैं आपको बता दूं कि इन जीनोटाइप्स में जरूर कुछ में स्मॉल बी जरूर होगी, लेकिन वो स्मॉल बी खुद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेसिव अलील केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। तो यहां पर वो एपिस्टैटिक नहीं होगी। एपिस्टैटिक तभी होगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है, तभी रिसेसिव एपिस्टेसिस हो सकता है। इसका मतलब ये भी एल्बिनो बन जाएंगे और ये भी एल्बिनो बन जाएंगे, और मॉडिफाइड रेशो क्या आ जाएगा, 9:3:4। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जिस टाइम पर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे उस टाइम पर रेशो 9:3:3:1 ना आकर के क्या आ रहा है, 9:3:4 आ रहा है। देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आपको यह समझ में आ गया कि आपने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और रिसेसिव एपिस्टेसिस है, तो रेशो 9:3:1 ना आकर के 9:3:4 आया है। यह एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। मैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर बता रहे हैं, तो मैं केवल अब आपको बेसिक्स बताऊंगा, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मान लीजिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एपिस्टेसिस होती और यहां पर एपिस्टेसिस होती। यहां पर जो ये कैपिटल ए है वो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर पाता, यहां पर स्मॉल ए अपना फिनोटाइप क्या कर पाता, एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन इन दोनों में एक्सप्रेशन नहीं होता। तो रेशो अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता तो रेशो आ जाता 12:3:1। 12:3:1। सो मैंने आपको दो एपिस्टेसिस बताए, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और आपने ये देखा कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में रेशो कितना आया है, 9:3:4, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशो कितना आया है, 12:3:1। और भी जीन इंटरेक्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए दोनों डोमिनेंट अलील चाहिए। बोथ डोमिनेंट अलील्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द फिनोटाइप। फिनोटाइप तभी बनेगा जब दोनों डोमिनेंट अलील हों। अब अगर हम इस रेशो में देखें तो दोनों डोमिनेंट अलील केवल यहां पर प्रेजेंट है, बाकी कहीं पर भी दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है। तो ये 7 में क्या नहीं बनेगा, फिनोटाइप। फिनोटाइप केवल किस में बनेगा, 9 में बनेगा। और इस केस में इफ बोथ dominant alleles are required, if both dominant alleles are required, then you will say that the ratio will become 9:7, और इसको हम कहते हैं complementary genes। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। आप दो जीन्स में इंटरेक्शन देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये रेशो कितना आ गया, 9:7 आ गया। So I hope this thing is absolutely clear. Recessive epistasis 9:3:4, dominant epistasis 12:3:1, and the complementary genes is 9:7. इसके अलावा मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि either of the alleles produce the same phenotype।
कोई भी एक डोमिनेंट एलील हो तो फिनोटाइप सेम बनेगा। इसका मतलब दोनों हो तो अलग बनेगा, या फिर कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो तो एक बनेगा, और दोनों नहीं हो तो कोई और बनेगा। सो आइदर ऑफ द एलील्स प्रोड्यूसिंग द सेम फिनोटाइप, आइदर ऑफ द डोमिनेंट एलील्स, इसका मतलब आइदर का मतलब कोई एक डोमिनेंट एलील वो यहां पर है और यहां पर है, तो ये दोनों का फिनोटाइप एक जैसा होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। सो अगर हम ये कह रहे हैं आइदर विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, then the ratio will become, as you can see, 9:6:1। ये रेशो क्या आ जाएगा? 9:6:1 आएगा। मैं आइदर की बात कर रहा हूं। आइदर का मतलब ये होता है अलग अलग अगर कोई डोमिनेंट एलील है, तो मैं देख रहा हूं इनके पास एक डोमिनेंट एलील है, इनके पास एक डोमिनेंट एलील है, तो इन दोनों का फिनोटाइप एक जैसा होगा। इसको हम कहेंगे आइदर विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। इसका हमने रेशो क्या बताया? 9:6:1। एक और हो सकता है, अगर वो आपसे कहता है आइदर और टुगेदर प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, तो अब इसकी हिंदी करते हैं। आइदर या तो कोई एक हो, या टुगेदर या दोनों हो तो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि टुगेदर तो ये रहा और आइदर ये रहा, इन सब का फिनोटाइप एक जैसा हो जाएगा। सो अगर एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि आइदर और टुगेदर दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, देन द रेशो यू कैन सी विल बिकम 15:1। इसमें एक और रेशो होता है जो थोड़ा याद रखिएगा आप, अभी मैं डिस्कशन इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी जीन्स। द रेशो इज 13:3। द रेशो इज 13:3। तो ये टू फैक्टर इंटरेक्शंस में ये दोनों एपिस्टेसिस, ये मैंने आपसे कहा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, मैंने आपसे कहा आइदर प्रोड्यूसिंग द सेम फिनोटाइप, यहां पर मैंने आपसे कहा आइदर और टुगेदर प्रोड्यूसिंग द सेम फिनोटाइप, और इसको मैंने क्या कहा? इनहिबिटरी जीन्स। अब एक मैं आपको फंडा दे रहा हूं एग्जाम के लिए। इस फंडामेंटल को ये समझिए, ये फंडा इस तरह से है कि जब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है तो आपको पता है कि 4 फिनोटाइप बनने चाहिए, 9:3:3:1 रेशो आनी चाहिए। अगर ये रेशो नहीं भी आ रही है तो कम से कम 4 क्या बनने चाहिए? फिनोटाइप बनने चाहिए। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि 9:3:3:1 के लिए कम से कम 16 प्लांट तो चाहिए। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि 16 प्लांट हो, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि अगर एक नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है जिसमें 2 जीन्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो कितने फिनोटाइप बनने चाहिए? 4 फिनोटाइप बनने चाहिए। अब एग्जाम में आपके सामने क्लू ये है कि जिस टाइम पर 2 फैक्टर इंटरेक्शन हो रहा होगा तो आप किसी भी रेशो को देख लीजिए, उसमें 4 फिनोटाइप नहीं बने हुए हैं, तो या तो 3 है या 2 हैं। तो आज जैसे ही आपके सामने डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आया और उसमें 4 फिनोटाइप ना होकर के या तो 3 है या 2 हैं, तो एकदम आपका दिमाग खुलना चाहिए कि कहीं ये 2 फैक्टर इंटरेक्शन तो नहीं है। सो मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं और 2 तरह के फिनोटाइप बने हैं, 65 एक जैसे और 50 एक जैसे। तो 65 लाल बन गए और लेट अस से 50 कैसे बन गए? पीले बन गए। मान लीजिए वो 2 फिनोटाइप। तो आपको ये समझ में आ गया कि 65 और 50 ये क्लोजेस्ट रेशो 9:7 है, क्योंकि याद रखिए 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये रेशो किसका आ रहा है, सबसे क्लोज किसके आ रहा है? 9:7 के आ रहा है। तब आपने कहा कि ये इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होना चाहिए। एक मैं आपको एक और क्रॉस के बारे में बता रहा हूं, दैट इज द शेप ऑफ द कॉम्ब इन पोल्ट्री। तो ये क्वेश्चन, इसको सर्च कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन किसी दिन जरूर कराऊंगा। उसमें 4 फिनोटाइप बनते हैं और रेशो क्या आता है? 9:3:3:1। सो कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री, इट इज अ डिफरेंट क्रॉस। वो 2 फैक्टर इंटरेक्शन के बावजूद रेशो क्या आता है? 9:3:3:1। क्योंकि मैंने ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया है ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एपिस्टेसिस मैंने आपको बड़े ढंग से पढ़ा दिया, और बाकी 2 जीन इंटरेक्शन रेयर चीजों को छोड़ दीजिए। नहीं तो एग्जाम में होगा ये कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 फिनोटाइप नहीं बन रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनमें से कोई 2 फैक्टर इंटरेक्शन तो नहीं है। जो भी आपको रेशो दिया हुआ है उसको देखिए कि ये रेशो किस रेशो के क्लोजेस्ट है, किस रेशो के क्या है? क्लोजेस्ट है। मान लीजिए वो ये कहते हैं कि 4 एक जैसे, 13 एक जैसे और 50 एक जैसे।
तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, कितने फिनोटाइप बने? 3 बने, 50, 13 एंड 4। तो आपको पता है कि ये रेशो 12:3:1 के बहुत पास है, और इसीलिए इसके बीच में क्या आंसर हो सकता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो सकता है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। दिस वाज एन एड ऑन फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और जरूर इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने जितना आपको कराया है इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स, शेफर्ड्स पर्स में क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और नीट एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं।